क्या होगा अगर हम ये मान लें कि जो सदियों से हम ध्यान, प्रार्थना या अध्यात्म के तरीके अपनाते आ रहे हैं, वो सिर्फ कोई धार्मिक रस्म या पूजा पाठ नहीं है, बल्कि वो इंसान के दिमाग की बनावट को जड़ से बदलने का एक बहुत ही एडवांस्ड सोर्स कोड है। मतलब आमतौर पे जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं, जैसे किसी की हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर एक्सरे देखता है और सीधे बता देता है कि दिक्कत कहाँ है। हाँ, सही कहा। मेडिकल साइंस में ज्यादातर चीजें ना ब्लैक एंड व्हाइट होती है, या तो बीमारी है या फिर नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जब बात इंसान की चेतना, उसके विचारों और दिमाग की अंदरूनी उलझनों की आती है, तो कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। वहां सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। और यही धुंधलापन असल में आज की इस गहन चर्चा को इतना रोमांचक बनाता है। एकदम। और आज हमारे सामने जो सोर्स मटेरियल है वो 14 मई 2026 की एक मुरली है। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि मुरली को आमतौर पर एक आध्यात्मिक उपदेश या टेक्स्ट माना जाता है, लेकिन आज हम इसे किसी आश्रम या धर्म के चश्मे से बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। आज हम इस प्राचीन ज्ञान को पूरी तरह से न्यूरोसाइंस, क्वांटम साइकोलॉजी और इमोशनल न्यूरोबायोलॉजी के नजरिए से डिकोड करेंगे, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग है। क्योंकि जब हम इन नोट्स को गहराई से पढ़ते हैं ना, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। ये पूरा टेक्स्ट असल में एक कॉन्शियसनेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। कॉन्शियसनेस टेक्नोलॉजी? हाँ, मतलब ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि इंसान अपने दिमाग के तारों को, अपनी पूरी न्यूरोलॉजी को कैसे रीवायर कर सकता है। और ये बहुत ही दिलचस्प दावा है, क्योंकि हम हमेशा विज्ञान और अध्यात्म को दो बिल्कुल अलग अलग खानों में रखते आए हैं। बिल्कुल। मतलब अध्यात्म अलग, विज्ञान अलग। सही बात है। लेकिन इस टेक्स्ट को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई वैज्ञानिक फॉर्मूला समझाया जा रहा हो। तो चलिए इसकी शुरुआत से ही बात करते हैं। अध्यात्म में अक्सर कहा जाता है कि भगवान को याद करो या ध्यान लगाओ। इस टेक्स्ट में भी एक वाक्य है, जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। पहली बार सुनने में तो ये किसी भक्त और भगवान के बीच की विशुद्ध भावनात्मक बात लगती है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में दिमाग के अंदर ये जो याद है, ये असल में क्या कर रही है? देखिए, अगर हम इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर काम कर रहा है, जिसे हैब्स लॉ कहते हैं। हैब्स लॉ? हाँ, इसका सीधा सा नियम है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अच्छा। मतलब इंसान का दिमाग कोई ठोस पत्थर नहीं है, ये प्लास्टिक की तरह है जो बदल सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो क्या होता है? जब कोई इंसान बार बार एक ही विचार, खासकर एक उच्च, शांत और प्रेमपूर्ण चेतना को अपने दिमाग में लाता है, तो वो सिर्फ हवा में प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो असल में अपने दिमाग के भौतिक ढांचे को, उसके फिजिकल आर्किटेक्चर को बदल रहा है। तो मतलब वो सिर्फ सोच नहीं रहा, वो सचमुच अपने दिमाग की तारों को नया रूप दे रहा है, लिटरली। एकदम सही। जब लगातार एक शांत सत्ता, या जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो दिमाग का एमिगडाला, जो डर वाला हिस्सा होता है, हाँ एग्जैक्टली, जो हमारे डर, खतरे और घबराहट का केंद्र है, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, शांत होने लगता है। वाओ! और इसके साथ ही दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो स्पष्टता और सही फैसले लेने का केंद्र है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये याद की यात्रा कोई सिर्फ श्रद्धा का कार्य भर नहीं है, ये सचमुच एक न्यूरल नेटवर्क की रीप्रोग्रामिंग है। रुकिए, ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई मुझे। अच्छा। हाँ, मतलब अगर कोई इंसान बार बार खुद को एक खास तरीके से सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो क्या ये एक तरह की मानसिक प्रोग्रामिंग, या सीधे शब्दों में कहें तो ब्रेन वॉशिंग नहीं है? हम कैसे मान ले कि ये खुद को किसी भ्रम में डालने का तरीका नहीं है? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है, और बहुत लोग ये सोचते भी हैं। लेकिन ब्रेन वॉशिंग और इस प्रक्रिया में एक बहुत बुनियादी फर्क है। वो क्या? ब्रेन वॉशिंग हमेशा बाहर से थोपी जाती है, जहां इंसान की अपनी सोचने समझने की आजादी छीन ली जाती है और उसे डर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। सही कह रहे हैं। लेकिन यहां जिस चीज की बात हो रही है, उसे विज्ञान न्यूरोप्लास्टिक सेल्फ डायरेक्टेड रीवायरिंग कहता है। सेल्फ डायरेक्टेड? हाँ, इसमें इंसान अपनी पूरी आजादी और जागरूकता के साथ चुनाव करता है कि उसे अपना ध्यान कहाँ लगाना है। ये डर को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि डर से आजाद होने के लिए किया गया एक सचेत प्रयास है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, बल्कि स्वयं परिवर्तन करना है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, और ये बात मुझे बहुत व्यवहारिक लगी, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई गुरु या कोई चमत्कारिक शक्ति उनके दिमाग को शांत कर देगी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई जिम में जाकर एक बहुत महंगे ट्रेनर को हायर कर ले। बिल्कुल।
ट्रेनर आपको प्रेरित कर सकता है, सही तकनीक बता सकता है, मान लीजिए वो उसका आशीर्वाद है। लेकिन अगर डोले बनाने हैं तो डंबल तो इंसान को खुद ही उठाना पड़ेगा ना। ये जिम वाली उपमा इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। कोई भी बाहरी इंसान, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, किसी दूसरे के दिमाग के न्यूरॉन्स को स्थायी रूप से नहीं जोड़ सकता। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल नहीं। कुछ पल के लिए अच्छा महसूस हो सकता है, डोपामीन का एक स्पाइक मिल सकता है किसी की बात सुनकर, लेकिन अगर दिमाग में स्थायी शांति चाहिए तो नई आदत खुद ही बनानी पड़ेगी। खुद ही डंबल उठाने पड़ेंगे। बार बार उस उच्च चेतना की प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। ये पूरी तरह से अपनी आंतरिक जिम्मेदारी या इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है। तो अगर ये साफ है कि इंसान को डंबल खुद उठाना है, यानी अपने दिमाग को खुद रीवायर करना है, तो अगला सवाल ये आता है कि ये रीवायरिंग किस बुनियाद पर हो रही है। मतलब हमारी पहचान क्या है। इस टेक्स्ट में एक बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है। इसमें आत्मा को एक बिंदी कहा गया है, एक बेहद सूक्ष्म बिंदु। हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट। ईमानदारी से कहूं तो जब कोई ध्यान में बैठता है तो खुद को एक शक्तिशाली राजा या कोई ऊर्जावान शेर की तरह सोचना ज्यादा आकर्षक लगता है। खुद को महज एक छोटी सी बिंदी मानने से दिमाग में क्या ही उथल-पुथल मचेगी। यहीं पर क्वांटम फिजिक्स तस्वीर में आती है। क्वांटम फिजिक्स? हाँ। वो कैसे? देखिए, जैसे हम ठोस शरीर या मैटर मानते हैं ना, क्वांटम स्तर पर वो ठोस है ही नहीं। सब कुछ सिर्फ ऊर्जा और जानकारी का एक क्षेत्र है, एक एनर्जी इंफॉर्मेशन फील्ड। अच्छा। जब ये टेक्स्ट कहता है कि खुद को बिंदी या प्रकाश का बिंदु समझो, तो ये असल में शरीर, भौतिकता और उससे जुड़े अहंकार से पहचान को पूरी तरह से अलग करने की तकनीक है। लेकिन इसका दिमाग पर तुरंत क्या असर होता है? मतलब मैंने मान लिया मैं बिंदी हूं, तो क्या? इसे ऐसे समझते हैं, हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। डीएमएन, ठीक है। जब हम खाली बैठे होते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो कल ऑफिस में बॉस के साथ हुई बहस को याद करता है या भविष्य की ईएमआई की चिंता करता है ना? हाँ बिल्कुल, ओवरथिंकिंग चालू हो जाती है। एग्जैक्टली। ये डीएमएन हमारी सामाजिक पहचान, हमारे शरीर और हमारे अहंकार के इर्द गिर्द बुना होता है। ये सर्वाइवल मोड है। लेकिन जब कोई इंसान खुद को एक चेतना का बिंदु या अवेयरनेस पॉइंट मान लेता है, तो दिमाग के उस सर्वाइवल हिस्से को लगता है कि बचाने के लिए कोई भौतिक शरीर या सामाजिक रुतबा है ही नहीं, तो वो डीएमएन शांत होने लगता है। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। मतलब जैसे ही हमने माना कि हम शरीर नहीं है, दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे अहंकार और डर को जिंदा रखता है, वो स्लीप मोड में चला जाता है। बिल्कुल। और आधुनिक मनोविज्ञान इसे सेल्फ ट्रांसेंडेंट अवेयरनेस कहता है। इस टेक्स्ट में एक और बहुत अच्छा शब्द है, एकरस अवस्था। एकरस अवस्था, इसका क्या मतलब है न्यूरोसाइंस में? देखिए, जब इंसान खुद को एक शरीर मानता है तो वो हजारों चीजों से जुड़ जाता है। ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घर, ये मेरे दुश्मन। हाँ, बहुत सारे अटैचमेंट्स हो जाते हैं। सही कहा। जब इतनी जगहों पर ध्यान बढ़ता है तो दिमाग थक जाता है, जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं। लेकिन जब ध्यान सिर्फ एक शुद्ध चेतना पर होता है, एक बिंदी पर होता है, तो एक ब्रेन कोहेरेंट स्टेट पैदा होती है। सारी बिखरी हुई ऊर्जा एक जगह आ जाती है। तो अगर एक इंसान ने इस एकरस अवस्था को पा लिया और उसका दिमाग शांत हो गया, तो क्या वो दुनिया से कट जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हम असल जिंदगी में लौटते हैं तो वहाँ लोग हैं, झगड़े हैं, मतभेद हैं। इस टेक्स्ट में एक बहुत ही सख्त हिदायत दी गई है, किसी को दुख दिया, रंज किया तो रंज होकर मरेंगे। आमतौर पर हम सब इसे बस कर्मों का एक डर मान लेते हैं कि भाई पाप लगेगा, नरक में जाओगे। पर क्या विज्ञान के पास इसका कोई ठोस स्पष्टीकरण है? हाँ, और ये कोई दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि शुद्ध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइंस है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की एक बहुत ही प्रसिद्ध रिसर्च है इस पे। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट, उन्होंने क्या ढूंढा? उन्होंने साबित किया है कि इंसान का दिल हर धड़कन के साथ शरीर के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। हमारी भावनाएं इस फील्ड में एक सिग्नेचर या पैटर्न बनाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारी भावनाएं हमारे शरीर के बाहर भी असर डालती हैं? बिल्कुल। जब कोई किसी पे गुस्सा करता है, अपमान करता है या किसी को दुख पहुंचाता है, तो वो केवल हवा में शब्द नहीं फेंक रहा होता। तो फिर क्या कर रहा होता है? वो एक बेहद तनावपूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, और ये सिग्नल सामने वाले के नर्वस सिस्टम में जाकर स्ट्रेस हार्मोन पैदा करता है। अरे बाप रे, ये तो वाईफाई सिग्नल जैसा हो गया। हाँ, बहुत अच्छी उपमा है ये। जैसे अगर कमरे में एक राउटर खराब है तो वो पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देता है।
मान लीजिए ऑफिस में मैं किसी बात पर बहुत गुस्से में हूँ, मैं किसी से कुछ कह नहीं रही, बस अपनी सीट पर बैठी भुनभुना रही हूँ। तो क्या विज्ञान ये कह रहा है कि मेरे अंदर का वो टॉक्सिक वाईफाई मेरे आसपास बैठे लोगों के नर्वस सिस्टम को हैक कर रहा है? बिल्कुल सही। आप बिना कुछ बोले भी उनका स्ट्रेस बढ़ा रही हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो गुस्सा सबसे पहले खुद उस इंसान के दिमाग में टॉक्सिक न्यूरोकेमिस्ट्री बनाता है। मतलब मेरा गुस्सा मुझे ही खा रहा है। एग्जैक्टली। आपका अपना कॉर्टिसोल लेवल इतना बढ़ जाता है कि शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है, इसलिए रंज होकर मरेंगे। कोई श्राप नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि नकारात्मकता इंसान के अपने शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। और इसके विपरीत जब कोई प्यार या सम्मान देता है तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। शरीर तुरंत हीलिंग की अवस्था में आ जाता है। इसी से जुड़ा प्यार का एक कॉन्सेप्ट है इस नोट्स में, जिसे एक बाप से प्रीत या सच्चा प्यार कहा गया है। अब रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम प्यार कहते हैं, उसमें तो बहुत सारा डर होता है, कहीं ये इंसान मुझे छोड़ ना दे, कहीं धोखा ना दे दे। वो एक तरह की पॉजेसिवनेस होती है। तो ये जो सच्चा प्यार है वो विज्ञान के नजरिए से कैसे अलग है? जो आम प्यार हम देखते हैं ना, उसे मनोविज्ञान अनहेल्दी अटैचमेंट कहता है। अनहेल्दी अटैचमेंट, हाँ, जो इंसान को निर्भर बनाता है और नर्वस सिस्टम में हमेशा एक अस्थिरता लाता है। लेकिन इस टेक्स्ट में जिस प्यार की बात हो रही है वो एक सिक्योर ट्रांसेंडेंट अटैचमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? ये वो अवस्था है जहां इंसान किसी बाहरी व्यक्ति पर अपनी खुशी के लिए निर्भर नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। ये प्यार किसी को मुट्ठी में कैद नहीं करता, बल्कि आजाद करता है और नर्वस सिस्टम को शांत रखता है। बिल्कुल, ये नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराता है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे छोटे छोटे झगड़े और हमारे ये जो अटैचमेंट्स हैं, ये हमारे शरीर का क्या हाल कर रहे हैं। सही बात है। अब जरा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं। हमने एक व्यक्ति के दिमाग और उसके रिश्तों की बात की, लेकिन अगर इसे पूरे समाज के स्तर पर देखा जाए तो ये सब मिलकर कैसी दुनिया का निर्माण कर रहा है। इस टेक्स्ट में दो बहुत ही विपरीत बातें बताई गई हैं, कामचिता और ज्ञानचिता। अगर हम आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या की बात करें ना, तो वो ये कामचित्ता ही है। कैसे? न्यूरोलॉजी के नजरिए से इसका मतलब है प्लेजर एडिक्शन लूप। जब इंसान लगातार किसी वासना, व्यसन या सेंसरी ओवर स्टिम्युलेशन में फंसता है, जैसे कि घंटों सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करना। हाँ बिल्कुल, रील स्क्रॉल करना, अनहेल्दी खाना या कोई भी ऐसी चीज जो तुरंत मजा दे, इससे दिमाग की रिवॉर्ड सर्किटरी खराब हो जाती है। ये डोपामाइन का एडिक्शन है। और इसका नतीजा क्या होता है लॉन्ग टर्म में? इंसान का फोकस खत्म हो जाता है, अंदर एक अजीब सा खालीपन और गिल्ट भर जाता है। वो बस अगली डोज के पीछे भागता रहता है। और इसके बिल्कुल उलट है ज्ञानचित्ता, जिसे हम एक उच्च आध्यात्मिक फोकस कह सकते हैं। आज के समय में जहां पूरी अटेंशन इकोनॉमी हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचकर हमें डर, चिंता या कोई प्रोडक्ट बेचने में लगी है। हाँ, हर कोई आपका अटेंशन चाहता है। वही तो। और वहां ये टेक्स्ट एक स्पिरिचुअल अटेंशन इकोनॉमी पेश कर रहा है। बिल्कुल। और इस ज्ञानचिता में डोपामाइन का एकदम से कोई स्पाइक नहीं आता जो बाद में क्रैश हो जाए, बल्कि डोपामाइन बहुत ही स्थिर रहता है। इसके साथ ही सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन बढ़ते हैं, जो एक स्थायी शांति और ठहराव लाते हैं। इस टेक्स्ट में एक और बहुत कमाल का शब्द इस्तेमाल हुआ है, ज्ञान रत्न। ज्ञान रत्न? हाँ, ब्रेन साइंस के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी दौलत बाहर का बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि उसके अंदरूनी कॉग्निटिव पैटर्न है। इसे कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं? मतलब ये ज्ञान रत्न यानी कॉग्निटिव पैटर्न कैसे काम करते हैं असल जिंदगी में? मान लीजिए कि दो लोगों की एक साथ नौकरी चली जाती है। ठीक है। परिस्थिति बिल्कुल एक जैसी है। बाहरी दुनिया में दोनों का नुकसान बराबर है, लेकिन उनका मेंटल स्कीमा तय करेगा कि आगे क्या होगा। मेंटल स्कीमा? हाँ, दिमाग का ढांचा। एक इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, खुद को कोसने लगेगा क्योंकि उसका सिस्टम डर से चलता है। दूसरा इंसान जिसके पास ये ज्ञान रत्न या हायर कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स हैं, वो बिल्कुल शांत रहेगा। वो पैनिक नहीं करेगा? नहीं करेगा। वो इसे एक बदलाव या एक नए मौके की तरह देखेगा। ये मानसिक स्थिरता ही असली संपत्ति है। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसे मानसिक रूप से स्थिर, शांत, नर्वस सिस्टम वाले और मजबूत कॉग्निटिव फ्रेमवर्क वाले लोग एक साथ आ जाएं, तो समाज कैसा बनेगा? मुरली के इस टेक्स्ट में बार बार एक नई दुनिया या स्वर्ग बनाने की बात की गई है। और मजे की बात यह है कि क्वांटम सोशल साइंस भी इसी तरफ इशारा करती है। अच्छा? हाँ। कोई भी समाज बाहरी इमारतों या कानूनों से नहीं बनता, बल्कि अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक चेतना से बनता है। अगर समाज के ज्यादातर लोग डर और लालच के न्यूरल नेटवर्क पर जी रहे हैं, तो समाज में भ्रष्टाचार और हिंसा ही होगी।
आप चाहे कितने भी कानून बना लें। ये तो हम आज की दुनिया में देख ही रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर सामूहिक चेतना उच्च स्तर पर है, जहां लोग करुणा और सहयोग के भाव में हैं, तो एक ऐसा समाज बनेगा जहां संघर्ष होगा ही नहीं। इसलिए स्वर्ग किसी आसमान में मौजूद जगह का नाम नहीं है। तो स्वर्ग क्या है? विज्ञान की भाषा में ये एक हाई कोहेरेंस कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस स्टेट है। मतलब एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां पूरी इंसानियत एक सुर में, एक शांति में जी रही हो। ये बहुत ही गहरा नजरिया है। इस पूरी चर्चा से एक बात जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि इंसान की अटेंशन या उसका ध्यान कितनी बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत है। ये सब कुछ सिर्फ एक बिंदु पर आकर सिमट जाता है। जहां ध्यान जाता है वहीं पहचान बनती है। अगर किसी का ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि उसका शरीर कैसा दिख रहा है तो उसे हमेशा बुढ़ापे या बीमारी का डर सताएगा। ध्यान अगर सिर्फ बैंक बैलेंस पर है तो उसे हमेशा खोने की चिंता रहेगी। वो मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, अटेंशन शेप्स न्यूरल रियलिटी। इंसान का ध्यान जहां भी केंद्रित होता है, उसके दिमाग के न्यूरॉन्स उसी चीज को सच मानकर अपना ढांचा बुनने लगते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरे वैज्ञानिक विश्लेषण से ये साबित होता है कि योग या ये ध्यान की प्रक्रिया कोई सुबह शाम की जाने वाली बस एक प्रार्थना नहीं है। हाँ, ये कोई रिचुअल नहीं है। ये इंसान की चेतना को रीवायर करने का, भावनाओं को शुद्ध करने का और अपनी पहचान को एक सीमित शरीर से निकालकर ऊर्जा के एक अनंत बिंदु तक ले जाने का बहुत ही सटीक विज्ञान है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हमने इस चर्चा की शुरुआत उस एक्सरे मशीन के उदाहरण से की थी जो टूटी हुई हड्डी तो दिखा सकती है लेकिन टूटी हुई चेतना नहीं। क्वांटम साइंस का एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है कि देखने वाला या ऑब्जर्वर अनुभव और वास्तविकता दोनों को बदल देता है। भले ही कोई एक्सरे मशीन हमें ये न बता पाए कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये तो तय है कि हर गुजरते पल के साथ इंसान का ध्यान जहां भी जा रहा है वो असल में अपने दिमाग का आकार बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है। तो ये चर्चा एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि रोजमर्रा की इस भाग दौड़ में जाने अनजानी ही सही हम अपनी चेतना से किस तरह के न्यूरल नेटवर्क को पक्का कर रहे हैं। क्या हम उसी डर, चिड़चिड़ाहट और असुरक्षा की दुनिया को और मजबूत कर रहे हैं या फिर सचेत रूप से अपने ध्यान को बदलकर शांति, सहयोग और उच्च चेतना के उस स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं? ये सच में सोचने वाली बात है।